नमस्कार दोस्तों। एक ऐड आता है टीवी पे, अरे भैया क्या तुम्हें कब्ज है? बड़ा मजाकिया रूप में बोला जाता है कब्ज के बारे में। मुझे कतई नहीं पसंद है। कब्ज दरअसल एक सिम्टम है जो कि बहुत सीरियस बीमारियों को आपके अंदर डायग्नोज कर सकता है। स्वागत है आपका डॉक्टर निगम होम्योपैथी चैनल में। अगर आपको इस चैनल में दी हुई जानकारी पसंद आ रही है, आपके काम आ रही है, तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आज हम बात करेंगे कब्ज के बारे में, कॉन्स्टिपेशन के बारे में। कॉन्स्टिपेशन हर एज में हो सकता है। बच्चों में कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, यंग अडल्ट में कॉन्स्टिपेशन हो सकता है और बड़ों में, एल्डरली पीपल में भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। हर एज में इसके कॉज अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि बच्चों में अगर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो इसको सीरियसली लें, स्पेशली अगर 1 साल से कम के बच्चे में आप कॉन्स्टिपेशन देखें, आप देखें कि लैट्रिन नहीं हो रही है, तो आपको इसको सीरियसली लेना है, डॉक्टर से मिलना है, क्योंकि ये एक आनुवांशिक बीमारी इसका कारण हो सकती है जिसका नाम है हर्षस्प्रिंग डिजीज, कंजेनाइटल मेगाकोलन। होता क्या है कि कोलन और रेक्टम के एरिया में जो नर्व सप्लाई आती है, जो ऑटोनॉमिक नर्व सप्लाई होती है, वो सर्किट ही नहीं बना होता है, जिसकी वजह से बच्चे लैट्रिन को पास नहीं कर पाते हैं और ये आगे जा कर के बहुत बड़ी बीमारी बन सकती है। इसका एलोपैथी में कोई इलाज भी नहीं है। होम्योपैथी मेडिसिन के द्वारा कंजेनाइटल मेगाकोलन यानी कि हर्षस्प्रिंग डिजीज का अच्छा कॉज, अच्छा रेमेडी हो सकती है। अब बात आती है कि आखिर कब्जियत है क्या? कब्जियत क्लिनिकली हम तभी डायग्नोज करते हैं जब हफ्ते में 3 या 3 से कम बार आप लैट्रिन जा पा रहे हो। कब्जियत के कई सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे कि आपको लैट्रिन का एहसास ना होना, या फिर आप लैट्रिन जाएं, आप देखें कि आपको लैट्रिन जितनी तेज आ रही थी उतनी साफ नहीं हुई, या फिर आप जब लैट्रिन से हो करके आए तो आप ये महसूस करें कि पेट पूरी तरीके से साफ नहीं हुआ, मुझको अब फिर लैट्रिन जाना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लैट्रिन बाहर आए और वापस चली जाए। और जो सिम्टम कब्जियत के होते हैं वो ये होते हैं कि लैट्रिन के मुकाम पे आपको लगे कोई चीज़ अटक रही है, जैसे कि कोई गोला या गेंद ऐसी अटक रही है। एक और कब्जियत का सिम्टम होता है कि पेशेंट को लैट्रिन पास करने के लिए किसी और विधि का इस्तेमाल करना पड़ता हो, जैसे कि एनीमा लगाना पड़ता हो या फिर उसको अपनी उंगली द्वारा लैट्रिन बाहर निकालनी पड़ती हो। इसको हम लोग गांव की भाषा में गणेश क्रिया कहते हैं। पेशेंट को गणेश क्रिया करनी पड़ती हो। तो ये जो चीज़ें हैं, ये सिम्टम्स जो हैं, इनको जानना आपके लिए ज़रूरी है, तभी आप कब्जियत को समझ पाएंगे। और ऐसे सिम्टम्स अगर आपको परसिस्ट कर रहे हों और ऐसे सिम्टम्स आपको अगर 8 वीक यानी 2 महीने से ज़्यादा परसिस्ट करें तो इसको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन कहा जाता है। इसको हल्के में ना लें, स्वयं दवा ना करें और डॉक्टर से जा कर के मिलें, क्योंकि ऐसे में कब्जियत का इलाज तभी हो सकता है जब इसका कॉज मालूम पड़े। तो अब बात ये आती है कि कॉज क्या हो सकता है। अलग अलग उम्र के मुकाम में कॉमन कॉजेस अलग अलग होते हैं, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया कि बच्चों में, खास करके 1 साल से छोटे बच्चों में अगर कॉन्स्टिपेशन है तो इसका सबसे बड़ा कारण होता है कंजेनाइटल मेगाकोलन यानी कि हर्षस्प्रिंग डिजीज। ये बेरियम मील एक जांच होती है, उसके द्वारा डायग्नोज हो जाता है। थोड़े से बड़े बच्चों में अगर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो डिहाइड्रेशन उसका सबसे कॉमन कॉज होता है। उनकी डाइट प्रॉपर नहीं है, यानी कि उनको हाई फाइबर डाइट नहीं मिल रही है, उनको पानी पूरा नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से उनको लैट्रिन ड्राई और हार्ड हो रही है, कभी कभी गोल गोल पीसेस में और कभी कभी लंबी लंबी होती है।
ऐसे बच्चों को डाइट अगर पूरी करी जाए और डिहाइड्रेशन उनका दूर किया जाए, यानी कि उनको लिक्विड ज़्यादा दिए जाएं, तो उनकी लैट्रिन ठीक होने लग जाती है। और फिर भी ठीक ना हो तो डॉक्टर से मिलना चाहिए। ऐसे बच्चों में कभी कभी कॉन्स्टिपेशन में जब वो फोर्स करते हैं लैट्रिन को, तो उनको फिशर हो जाता है, और ये फिशर बहुत पेनफुल होता है, तो बच्चे लैट्रिन जाने से डरने लगते हैं। वो और कॉन्स्टिपेशन को बढ़ा देता है। फिर बात आती है यंग अडल्ट्स में। यंग अडल्ट्स में सबसे कॉमन कॉज कॉन्स्टिपेशन का पुअर डाइट होती है। मिडिल एजेड पीपल में जो सबसे कॉमन कॉज होते हैं कॉन्स्टिपेशन के, वो होते हैं मेटाबॉलिक डिजीजेस, जैसे कि डायबिटीज, जैसे कि हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म मतलब हुआ T3 T4 का कम हो जाना और TSH का बढ़ जाना। मिडिल एजेड पीपल में सबसे कॉमन कॉज जो होता है वो होता है मेटाबॉलिक डिजीजेस, जैसे कि डायबिटीज और हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म मतलब T3 T4 का कम हो जाना और TSH का बढ़ जाना। और एक और कॉज होता है जो कि कहलाता है PTH का बढ़ जाना, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। प्रेगनेंसी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज होता है कॉन्स्टिपेशन का। एल्डरली पीपल में सबसे कॉमन कॉज जो होता है वो होता है आंतों का चाल का स्लो हो जाना। अगर हम इन सब चीज़ों को गौर से देखें तो हमको ये समझ में आएगा कि एक फैक्टर जो पीछे अंडरलाइंग होता है कॉन्स्टिपेशन के, स्पेशली यंग अडल्ट्स, मिडिल एजेड पीपल एंड एल्डरली पीपल, वो होता है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस का क्या असर पड़ता है हमारे कोलन पे, हमारी रेक्टम पे और हमारे एनस पे? देखिए, जब स्ट्रेस हाई होती है तो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम गड़बड़ा जाता है। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के गड़बड़ाने से तीन चार चीज़ें हो सकती हैं। पहली चीज़ तो जो हमारी रेक्टम है उसकी पेरिस्टालसिस स्लो हो जाती है, तो लैट्रिन बाहर एक्सपेल नहीं होती या ज़्यादा देर तक कोलन में और रेक्टम में पड़ी रहती है। दूसरी चीज़ होती है हमारी जो रेक्टम और कोलन, यानी कि हमारी जो इंटेस्टिनल लार्ज इंटेस्टाइन है, उसकी जो मसल्स हैं वो स्लो हो जाती हैं। इसको एनेस्मस कहते हैं। एनेस्मस का मतलब हुआ कि जो मसल्स हैं वो स्पाज्म में आ जाती हैं, तो जो स्फिंक्टर होता है, जो जो वाल्व होता है, वो उसकी टोन बढ़ जाती है, तो लैट्रिन रिटेन होने लगती है। तीसरी चीज़, हमारी जो जीआईटी होती है, जो हमारी इंटेस्टाइन होती हैं, वो कभी कभी रिलैक्स हो जाती हैं और स्फिंक्टर की टोन बढ़ जाती है, तो अंदर लैट्रिन रुकने लगती है। और ये कभी कभी मेगा कोलन की तरह आती है सामने। कभी कभी इतना ज़्यादा दिक्कत हो जाती है कि ऑपरेशन की नौबत आ जाती है। एक और कारण है जो कि लैट्रिन में कॉन्स्टिपेशन हमको कारण करता है, वो है रेक्टम में हेमरॉइड्स का हो जाना या रेक्टम में फिशर का हो जाना। बहुत रेयर कॉजेस कॉन्स्टिपेशन के ये होते हैं कि ब्लॉकेज का आ जाना, जो कि कैंसर ऑफ रेक्टम, पॉलिपस की वजह से हो सकता है। तो अलग अलग रीजन से कॉन्स्टिपेशन होता है। और याद रखिए, अगर कॉन्स्टिपेशन 8 हफ्ते से ज़्यादा है तो आपको डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है, जिससे कि वो आपका कॉन्स्टिपेशन का कॉज पता करे और सही दवा दे सके। कॉन्स्टिपेशन में होम्योपैथी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अलग अलग सिम्टम्स, अलग अलग कॉज में अलग अलग होम्योपैथी की दवा काम करती हैं। कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मेरे एग्जाम्पल्स को सुन करके आप वही दवा फॉलो मत करने लगिएगा, क्योंकि होम्योपैथी में जब भी हम दवा देते हैं तो पेशेंट की इंडिविजुअलिटी देख करके देते हैं। बट फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऐसा महसूस करें कि रेक्टम में एक गेंद फंसी हुई है, एक लंप फंसा हुआ है, तो एनाकार्डियम नाम की दवा बहुत इंपॉर्टेंट दवा हो जाती है, जैसे कि एक प्लग हो। अगर ऐसा हो सिम्टम कि लैट्रिन बाहर आए और फिर वापस चली जाए, तो इम्पॉर्टेंट दवा हो जाती है सैलेशिया। अगर गोल गोल बकरी की लेड़ी की तरह लैट्रिन हो रही है तो एलुमिना, प्लम्बम बहुत इंपॉर्टेंट दवाएं हो जाती हैं। अगर लैट्रिन की चाल, अगर अगर कॉन्स्टिपेशन इस वजह से है कि
रेक्टम और कोलन की चाल स्लो है तो ओपियम दवा हो जाती है। और भी दवाएं हैं बट ओपियम एक मेन दवा हो जाती है। अगर प्रेगनेंसी के दौरान कॉन्स्टिपेशन हो रहा हो तो कॉलिनसोनिया एक इम्पॉर्टेंट दवा हो जाती है। अगर पाइल्स हो और कॉन्स्टिपेशन हो तो दवा एस्कुलस हिप कॉलिनसोनिया इम्पॉर्टेंट दवा हो जाती है। सो इस प्रकार आप देखेंगे कि होम्योपैथी में एक एडवांस्ड वे है कॉन्स्टिपेशन को टैकल करने का। कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो हर कॉन्स्टिपेटेड व्यक्ति को फॉलो करनी चाहिए। पानी खूब पीना चाहिए। पानी खूब पीने का मतलब यह है 2 से 3 लीटर पर डे। हाई फाइबर डाइट लेनी चाहिए और वो डाइट जिसमें फाइबर कम हो, जैसे कि प्रोसेस्ड फूड, जैसे कि बाजार का फास्ट फूड, इसको अवॉइड करना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप ऐसा करते हैं और साथ में होम्योपैथी दवा लेते हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशन से अवश्य छुटकारा मिलेगा। आज के लिए कॉन्स्टिपेशन के बारे में बस इतना ही। धन्यवाद।